भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे संविधान के भाग 3 और भाग 3 को हम लोग देखे थे अनुच्छेद 21 से शुरू होके और अनुच्छेद 35 तक चला था और भाग 3 की चर्चा पिछले क्लास में हो गए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग 4 और भाग 4 जिसको डीपीएसपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भाग 4 क्या है, इसमें किस अनुच्छेद की चर्चा है, आज पूरे इस पे हम लोग एक कंसेप्ट विकसित करेंगे। तो चलिए भाग 4 पे हम लोग चलते हैं। भाग 4 को हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ही हम लोग भाग 4 कहते हैं। इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्टिव को डी कहते हैं, प्रिंसिपल को पी कहते हैं, स्टेट को एस कहते हैं और पॉलिसी को पी कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के नाम से जानते हैं और ये हमारा भाग 4 है। इसी में हम लोग के पास एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इसके अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का स्टडी करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो चर्चा है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है। अब ये है क्या, थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखो, हमारे संविधान निर्माता जो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व दिए हैं, इसे सुनने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य, उन लोगों का विजन क्या था, दृष्टिकोण क्या था, वो किस प्रकार के समाज की कल्पना कर रहे थे और वे सरकार से क्या आप जो है ये सोच रहे थे कि सरकार क्या जनता को देगी, ये सरकार के द्वारा क्या मानक हो सकता है, एक सरकार को क्या करना चाहिए। इसी के लिए ये भाग 4 बनाया गया है। नाम से भी पूरे स्पष्ट है, अगर आप बढ़िया से नाम पढ़े तो आंसर समझ जाएंगे। राज्य का मतलब है कि जो हमारी विधायिका है वो जो नीति बनाएंगे, राज्य में किसी प्रकार की नीति बनाएंगे, शराबबंदी की नीति हो, दहेज प्रथा की नीति हो या किसी प्रकार की नीति बना रहे हैं, तो राज्य के द्वारा कोई भी नीति बनाया जा रहा है तो उस नीति के बनाने में उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, इन निदेशक के तत्व यहाँ पे वर्णित किए गए। यानी अगर हम एक बार नाम पढ़ लें तो आपको लग जाएगा कि हाँ समझ गए इसमें होगा क्या। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान निर्माता ने एक विजन दिया कि यदि कोई सरकार है तो वो अगर कोई जनता के लिए नीति बनाती है तो उनके लिए किस प्रकार की नीति बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ निर्देश करने वाले यहाँ पे एलिमेंट है, तत्व है। और इन तत्वों को समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यही चीज हम लोग जो है राज्य कर सकते हैं। परंतु हम लोग डिटेल देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जस्टिफिकेबल नहीं है, ये जस्टिस के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो आप न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। पिछले क्लास जो मौलिक अधिकार पढ़े और जो नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं, दोनों का सबसे बड़ा बेसिक अंतर यह है कि मौलिक अधिकार में सब निषेधात्मक बात है, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार सब निषेधात्मक रोक की बात है और इसमें सब सकारात्मक बात होगी, राज्य ऐसा करेगा, इसमें रोक की बात नहीं होगी। मौलिक अधिकार हम लोग का वाद योग्य है, मतलब अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम उस कंडीशन में न्यायालय का शरण ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई राज्य नीति निदेशक तत्वों के किन्हीं पहलू का पालन नहीं करता तो हम उसको न्यायपालिका में, न्यायालय में हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को समझ में आ गया कि ये वाद योग्य नहीं है, हम इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि हमारे अनुच्छेद इतना नंबर में ये कहता है और हमारे मुख्यमंत्री इस चीज का गठन नहीं कर रहे। ये जो नीति निदेशक तत्व है हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय के प्रतीक हैं। ये मुख्य रूप से हमारे समाज में किस प्रकार के दबे कुचले लोगों को उठाया जाए, समाज की स्थिति कैसे की जाए, अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से कैसे की जाए, इसको कैसे सबको जस्टिस दे, न्याय दे, इसके लिए ये दर्शन कराता है, फिलॉसफी कराता है। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हम लोग देखे हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी का वर्णन किया गया है। इस वर्णन के अनुसार कोई भी राज्य अपने प्रजा के लिए अगर कोई नीति बनाती है तो किस प्रकार नीतियों के बनाने में ध्यान रखे, उसके लिए कुछ निदेशक तत्व है। इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं दिया जा सकता है और ये हमारे संविधान निर्माता के विजन को दर्शाता है। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय समानता पर बल देता है और सभी को मालूम है कि हमारे नीति निदेशक तत्व मुख्य रूप से ऐसा अंग्रेजों ने भारत का शासन अधिनियम 1935 में गवर्नरों के लिए, गवर्नर जो है, गवर्नर के लिए मुख्य रूप से ऐसा निर्देश का उपकरण बनाया। तो ऐसा निर्देश उपकरण जो बनाया
ये निर्देश उपकरण गवर्नर के लिए 1935 में ही बना था। निर्देश उपकरण का मतलब है गवर्नर को निर्देश दिया गया किस प्रकार से आपको शासन करना है, 1935 में निर्देश बताया गया और उन्हीं निर्देश उपकरण का अधिकांश भाग हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो 1935 के इन निर्देश उपकरण या 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चॉइस में 1935 नहीं हो सकता है। तो 1935 का जो हम लोग का जो अधिनियम है, इसमें अंग्रेजों ने इसे आयरलैंड से लिया था और इसीलिए कई जगह ज्यादातर सीधा सीधा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। देखो, आयरलैंड से 35 के अधिनियम में लिया गया और 35 से ही हम लोग का यहां लिया गया और इसीलिए अगर चॉइस में आयरलैंड नहीं होगा, कई बच्चे केवल आयरलैंड ही लटकाते रहते हैं कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। उस जगह नीति निदेशक तत्व लिए गए अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से 1935 के अधिनियम से, तो आंसर 1935 होगा। हाँ, अगर 1935 नहीं है, आयरलैंड है, तो आंसर आयरलैंड होगा। अगर दोनों दे दिया है तो भी आंसर आयरलैंड होगा, क्योंकि आयरलैंड से ही 35 में आया और यहां से यहां पे लाया गया। तो अब तो हम समझते हैं कि ये कहां से लिया गया है, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ गए कि ये कोई न्यायालय में चैलेंज देने वाली नहीं बात है। राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जब भी कोई कानून बनाएगा तो इतनी बातों पर ध्यान रखेगा जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और इसी के अनुसार वो बनाएगा। नीतियां बनाने में इन चीजों का ध्यान रखेगा और यही हम लोग का अनुच्छेद भी कहेगा। तो अब एक एक करके 4-4 के स्टेप में हम इसको चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे 36 से 51 आज कंप्लीट हो जाएंगे, आज विभाग कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम लोग अब देखते हैं हम लोग का अनुच्छेद 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है। ये 3 पहले हम लोग देखें। धीरे धीरे जिन लोगों को याद नहीं हो रही है, पहला राउंड अगर पढ़ रहे हो तो याद भी पूरा नहीं हो। याद करने के लिए फिर अंतिम में एक बंधन राउंड चलेगा जिसमें सभी अनुच्छेद याद करना जरूरी नहीं है। पढ़ने के दौरान तो चलिए सब चीज पढ़ लेंगे, क्योंकि 36 से 51 है तो बीच में कुछ छूटेगा तो आपको लगेगा छूटा क्यों। लेकिन फिर अब इंपॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद है उसके लिए आपका एक क्लास लेंगे जिसमें जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको चलेंगे, वहां से आपको सब चीज याद हो जाएगा। अभी कोशिश करना है कि धीरे धीरे खंडों में बांट के छोटे छोटे रूप में इसको याद करने का कोशिश करिए। तो देखिए, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य का परिभाषा, राज्य का डिफिनेशन। अब आपको याद करना एकदम आसान है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जिस समय आप मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 12 से 35, तो इसमें अनुच्छेद 12 में भी राज्य का परिभाषा दिया गया था। आपको याद है अनुच्छेद 12 भी राज्य को परिभाषित किया था। अनुच्छेद 12 से 35 जब आप पढ़ रहे थे तो 12 में भी राज्य का परिभाषा दिया गया और यहाँ पे अनुच्छेद 36 में भी राज्य का परिभाषा दिया गया। कोई भी आपका इसमें अनुच्छेद 36 से 51 है, हमारा हमेशा संविधान एक प्रयास करता है, ये हमेशा प्रयास करता है कि हम जिस चीज की शुरुआत करें वो कौन करेगा हम डिफाइन करें। और इसीलिए अनुच्छेद 36 में सबसे पहले है कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के सरकार के लिए है, नागरिकों के लिए नहीं है। सरकार नीतियों को बनाने में इस चीज का ध्यान रखेगी। और ये राज्य की सरकार का मतलब राज्य किसे कहते हैं, ये राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। हाँ, अब अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के द्वारा, अनुच्छेद 36 के द्वारा और दोनों के द्वारा, तो आप समझ गए हैं कि राज्य को 12 और 36 दोनों के द्वारा परिभाषित किया गया। और एक और फिर है, हो सकता है कंपटीशन है, किसी एक को ही चुनना रहे। बताओ, राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 द्वारा, अनुच्छेद 36 द्वारा, अनुच्छेद 48 द्वारा, अनुच्छेद 38 द्वारा, एक ही चुनना है, किसे चुनो? और सवाल तो उठता है 12 चुनना ठीक होगा या 36 चुनना ठीक होगा। और जी देखिए 36 चुने हैं, आपको क्या लगता है अगर एक चुनना रहेगा तो किसे चुनेंगे? दोनों में राज्य का परिभाषा है। 36 हमारे ज्यादा बच्चे चुन रहे हैं, 36 चुनेंगे, वेरी गुड। चलिए 12 भी कुछ लोग आए हैं, कई लोग 36 भी है, कई लोग 12 भी है, एक चुनने में दोनों तरह के लोग आ रहे हैं। तो अब एक अनुच्छेद को बोल देते हैं, अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो हमारे अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है। देखो अनुच्छेद 36 को कोई परिभाषा नहीं दिया है, ये लाइन लिखा है कि राज्य उसे ही माना जाएगा जो हमारे अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है, यानी राज्य का मेन डिफिनेशन अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है। 36 को केवल कहता है कि राज्य क्या है, वही जो अनुच्छेद 12 में। इसीलिए अगर कभी एक चुनने की बारी आएगी तो आंसर 12 चुनना, 36 नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं चुनेंगे ये बात भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 36 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो हमारे अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है। इसीलिए 12 और 36 दोनों में राज्य का परिभाषा का जिक्र है, लेकिन एक चुनना रहेगा तो आंसर 12 होगा। तो हम समझते हैं कि सभी लोग का अनुच्छेद 36 उसका संबंध 12 से एकदम क्लियर हो गया। अनुच्छेद 37 हमारा स्पष्ट कहता है
कि राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसको कोई व्यक्ति न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता। राज्य नीतियों को बनाने में इन दिए गए निर्देशों का ध्यान रखेगा, ये चीज ध्यान रखेगा वाली बात है। बात फिर से समझिए, आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, तो आपका कुछ अधिकार है। भाइयों में मिठाई अगर घर में आया तो बराबर बांटने का अधिकार। अब अगर बराबर नहीं मिला, आपको 1 मिला, दूसरे भाई को 3-4 मिल गया, तो आप घर में हल्ला कर सकते हैं। जो 3-4 ले लिया है उसको सजा ही देंगे कि गड़बड़ किया, इसको भी 2 अलग से पैसा मिलेगा, फिर तुमको ये न्यायालय में चैलेंज होगा अगर तुम्हारा अधिकार छिनाता है तब। पिताजी का भी कुछ नीति निदेशक तत्व है कि हाँ अब सब चीज ध्यान देना होगा, सबको ये करना होगा, लेकिन इसके लिए तुमको कहीं केस करना नहीं होगा बगल के पड़ोसी के यहाँ। ये देखिए हमारे पिताजी एक पल्ला मकान नहीं बना रहे हैं, मेरे लिए रूम नहीं बना रहा है, इनके लिए है करना होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जब कभी होगा तब। नहीं भी करते हैं तो चैलेंजेबल नहीं। और इसीलिए हम लोग बात अब समझ गए, नीति निदेशक तत्व राज्य को बताया गया है कि आप जो नीचे लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिए। नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई चैलेंज नहीं करेगा, न्यायालय में केस नहीं होगा। और लेकिन आप ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, आपकी जीत पक्का होती चली जाएगी। और राज्य हमेशा नीतियां ऐसा बनाएंगे जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों अभी एक बार सुनेंगे तो तुरंत 3 याद हो जाए। पहला नंबर हमने बताया अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया। 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व को राज्य नए नीतियों को बनाने में ध्यान रखे और राज्य ऐसे नीतियों का निर्धारण करेगी जिससे हमारे समाज में पूरे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के साथ न्याय हो सके। न्याय करने का सेंस आपको हमने बताया, समाज के सब वर्ग बराबर रहे, छुआछूत खत्म हो, इन सभी बातों पर उन पर न्याय पर ध्यान रखना होगा। आर्थिक चीजों में भी एक केंद्रीकरण एक जगह ना हो, सब जगह बराबर बराबर, या हम लोग का छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और राजनीतिक न्याय भी हो सके, कोई भी खड़ा हो सके, किसी के साथ शोषण न हो सके। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह पड़े थे, ये सब 38 में कानून बनाते समय राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के प्रति सोचेगा। तो हम समझते हैं 36, 37, 38 ये 3 आपके स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इसको हटा भी देंगे तो आपको ये तीनों याद हो गया होगा। अनुच्छेद 36 राज्य का परिभाषा, और राज्य का परिभाषा वही रखा गया जो अनुच्छेद 12 में है। 37 राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है और राज्य नीतियों को बनाने में इस चीज का ध्यान रखेगा। और अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसे नीतियों को बनाएगा जिससे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। और अब इंपॉर्टेंट है 3 फिर देखेंगे। एक हम लोग अभी देख लिए 36, 37 और 38, एक देखेंगे 39, दूसरा देखेंगे 39 का 1 और तीसरा देखेंगे 40। फिर 41, 42, 43 एक साथ देखोगे, तीनों आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। वाद का मतलब है न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, उसको वाद करते हैं। वाद मतलब है कि जिस चीज को आप न्यायालय में चैलेंज दे सकते हैं वो वाद योग्य है। जिसके लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते वो वाद योग्य नहीं है। और यही हमारा अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, मतलब आप न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं दे सकते। अब तुम समझते हैं वाद योग्य का मतलब आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे अब 3 फिर हम लोग समझेंगे 39, 39 ए और 40, जिसमें भी ए भी लगेगा। आप समझ जाओगे कि किसी संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 39 बहुत ही क्लियर है कि सभी के आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और इसी में वर्णित है समान काम के लिए समान वेतन। ये कई लोग तुम देखता होगा, टीचर लोग ये जान के हल्ला करते रहते हैं, टीचर लोग हल्ला करते रहते हैं कि जो पुराने टीचर हैं उन लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 50,000 तनख्वाह मिलते हैं। उसी स्कूल में जो नियोजन पर टीचर बहाल होते हैं उनको 18,000, 20,000 मिलते हैं। जबकि दोनों का काम एक ही है, उसी विद्यालय में उतना ही घंटे बच्चों को पढ़ाना। तो फिर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी के लिए रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ये अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट, समान काम के लिए समान वेतन हमेशा हाईलाइट करता है। लेकिन आप ये समझ गए, कोई भी राज्य नियम बनाने में इन चीजों का ध्यान रखेगी। अगर राज्य को लगता है खजाना में पैसा नहीं है तो कर सकती है समान काम के लिए असमान वेतन, कर सकती है। और इसके लिए आप न्यायालय में एक केस नहीं कर सकते कि हमारे संविधान में वर्णित है समान काम के लिए समान वेतन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक डीपीएसपी में है जो वाद योग्य नहीं है। इसके आधार पर आपको कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ऐसा वर्णित है, इसीलिए गवर्नमेंट ने गलत कानून बनाया, इसको 18 नहीं मिलेगा। बात सुनेंगे, ये वाद योग का मतलब यहाँ समझ गए हम। अनुच्छेद 39 कहा समान अवसर को सभी को रोजगार के लिए प्रदान करना और समान काम के लिए सबको समान वेतन देना। और 39 ए तो सब लोग जानते ही हो, जितना भी संशोधन है अधिकांशतः 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के लघु संविधान ही कहलाता है, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया सुधार। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से 39 ए जोड़ा गया कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको अगर कोई वकील नहीं रख सकता है
तो उसको न्याय प्राप्ति के लिए निःशुल्क कोई पैसा नहीं लगेगा। सरकार को ऐसी संस्था बनाएगी, सरकार को ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 से है 39 के कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिसमें कोई व्यक्ति गरीब है तो वह न्याय की प्राप्ति के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके। उसके लिए वैसा सरकारी वकील, वैसा सिस्टम हो, वैसा संस्था हो जो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दे। नहीं भी वकील रहे तो ऐसा ना हो, उसके तरफ से कोई नहीं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। और 40 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की विचारधारा से ये संबंधित है और इसीलिए 40 में ये जो 4 देख रहे हो, इसी से आपको याद रखना है कि एकदम इंपॉर्टेंट है। 4 से आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है, ये भी 4 है और इस 4 का 0 बेचारा का ऊपर चला गया। तो जब हम कहेंगे अनुच्छेद 40 तो तुम कहना कि सर एकदम समझ गए, ये 0 को ऊपर ले आइए। ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया। 40 आप सभी को एकदम याद चाहिए, एक गांधीवादी विचारधारा को लिया गया यहाँ पे है। और बाकी अभी 2 अक्टूबर 1959 और राजस्थान का नगौर जिला की मैं बात नहीं कर रहा, ये तो राज्य ऐसा करना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। आपको लग रहा होगा कि फिर संविधान निर्माता उसी समय क्यों नहीं कर दिए, ये 1959 क्यों आ गया? हम जिस समय संविधान बना रहे थे उसी समय कर देते, लेकिन उस समय भारतीयों के पास शिक्षा, भारतीयों के पास उस समय जो हमारे पास संसाधन और उस समय की स्थितियों में लग रहा था कि अभी ये लागू नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन भविष्य में लोग ऐसा करेंगे, इसीलिए वर्णित है। तो हमारे अनुच्छेद 40 में आप समझ गए, 4 को ऊपर कर देंगे, ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया। तो जल्दी एक बार हम लोग 36 से 40 एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। 36, 37, 38, 39, 39A और 40। अभी हम लोग कितने अनुच्छेद पढ़े? अभी देखिए आपको सब याद हुआ कि नहीं? 36 राज्य का परिभाषा, वही जो अनुच्छेद 12 में है। 37 वाद्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार कोई भी नीतियों को बनाने में इसका ध्यान रखेंगे। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो ऐसा नियम कानून बनाएंगे। और 39 और 39 आपको बिल्कुल क्लियर है। 39 में बिल्कुल ध्यान रखना, समान काम के लिए समान वेतन का वर्णन 39 में किया गया है। और 39A संविधान संशोधन, इसमें संविधान संशोधन से 1976 में इसको जोड़ा गया 39A कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता उसको प्रदान किया जा सके। और 40 में तो बताइए कि ये 0 ऊपर कर दो, ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा की गई। देखो कॉपी पे बैठ के एक बार जैसे अभी समझा रहे हैं, खूब सुनो और अपने से एक बार में 5-6 याद करो और फिर हटा करके पॉज करके वीडियो अपने से लिखो कि हाँ 40 तक लिख दिए, फिर आगे बढ़ेंगे फिर लिखो, फिर लगाओगे फिर सब हटा के एक बार पूरे का पूरे 36 से लेकर 51 तक लिखो। 2-3 बार ऐसा कर लोगे तो कुछ बहुत सारा चीज क्लियर होगा, फिर इंपॉर्टेंट अंतिम एक साथ याद कराएंगे तो हो जाएगा। तो 40 के बाद अब इंपॉर्टेंट हम लोग चल रहे हैं अब 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 एक साथ रिलेटेड बात है, इसीलिए 41, 42, 43 एक साथ ही पढ़ने में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग सुनते हैं। 41 कहता है कि राज्य ऐसा व्यवस्था प्रदान करेगा जिससे सभी लोगों को काम रोजगार मिल सके, सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। राज्य ऐसा कानून प्रबंधन करेगा जिससे काम मिले, शिक्षा मिले, गरीब है, निःशक्त है, विकलांग है तो उसको लोक सहायता भी मिले। इसकी चर्चा हमारा अनुच्छेद 41 करता है। अनुच्छेद 42 जो देख रहे हो, ये खास महिलाओं के लिए जो तुम देखते हो उनकी चर्चा यहाँ पे है। मातृत्व सहायता की चर्चा करता है कि राज्य महिलाओं के मातृत्व सहायता प्रदान करेगा। मतलब यदि कोई महिला नौकरी कर रही है तो जिस समय वो संतान को जन्म देने वाली है तो उनको विशेष छुट्टी होगा, उनके लिए विशेष प्रावधान होगा। महिलाओं को उनके मातृत्व सहायता के लिए राज्य कानून बना सकते हैं, बनाएंगे। ये अनुच्छेद 42 में विशेष करके वर्णन किया गया। और अनुच्छेद 43 एक बार देख लीजिए तो 43 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 43A भी जोड़ा गया और 43B भी जोड़ा गया। 39 में केवल A है, 43 में देखोगे A भी और B भी। राज्य ऐसा कम से कम वेतन देगा जिससे जीवन निर्वाह हो सके। ऐसा न हो कि इतना कम वेतन आप दे दो कि उनका जीवन निर्वाह भी ठीक से ना हो सके, और इसीलिए राज्य जीवन निर्वाह करने योग्य कम से कम उनको वेतन प्रदान करेगा। और फिर 43A समझ गए, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भी सहभागिता लेगा राज्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 43A को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया कि कोई भी उद्योग फैक्ट्री चल रहा है तो उसका अगर प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है तो कर्मचारियों का भी सहयोग लीजिए, कर्मचारियों का भी ट्रेड यूनियन या कोई यूनियन गठित कीजिए, उन यूनियनों का भी राय लीजिए, उनका भी सुनिए और तब आप उद्योग का संचालन कीजिए। यानी उद्योग के संचालन के लिए कर्मचारियों का भी सहयोग ले, ये हमारा अनुच्छेद 43A कहता है। और
43 बी बहुत बाद में जुड़ा है। ये 97वां संविधान संशोधन से 2011 में जुड़ा है और इसी में कहा गया है कि राज्य सरकार सहकारिता को भी बढ़ावा देगा, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देगा। और कोऑपरेटिव का मतलब आपको समझाए थे, कई व्यक्तियों का समूह आपस में ही एक दूसरे को चुन करके किसी भी संस्था को चलाएंगे, जैसे सुधा डेयरी, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, ये सभी सहकारिता का एक बेहतर उदाहरण है। और इसीलिए 97 संविधान संशोधन से 2011 में 43 का भी जोड़ा गया कि राज्य सहकारिता को भी बढ़ावा देगा। 41, 42, 43 एक बार सुन ले, ये दिमाग में आपका आ जाएगा, फिर से सुनिए। 41 कहता है कि राज्य ऐसा प्रबंधन करेगा जिससे सबको काम मिले, शिक्षा मिले, और अगर कोई निःशक्त है, कमजोर वर्ग है, तो उसको लोक सहायता मिले। 42 कहता है मातृत्व सहायता। 43 कहता है कम से कम राज्य इतना वेतन देगा जिससे जीवन निर्वाह हो सके। और सरकारी नौकरी टीचर की बहाली और कहेगा कि मुझे 1000 मंथली मिलेगा। कोई केस तुम नहीं कर सकते, लेकिन राज्य को चाहिए कि नियम बनाने में ध्यान रखो, जीवन निर्वाह हो सके इतना तुम पेमेंट जरूर दो। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 43A से कि उद्योगों के संचालन में कर्मचारियों की सहायता ली जाएगी। और 43B में 57वां संविधान संशोधन से 97 संविधान संशोधन से 2011 में जोड़ा गया कि राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देगी। तो अब आप 43 अनुच्छेद तक देख लिए। अब 4 के फिर हम पेज में बढ़ेंगे तो 43 के बाद 44, 45, 46 और 47 4 के स्टेप पे आप सुनते जाएंगे तो आप एकदम याद होते चला जाएगा। और 44 भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 40 था जिसमें स्टार लगा देंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट है। अंतिम में फिर आपको याद नहीं करवाएंगे, लास्ट पेज में कई सब तुरंत उस समय दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि आप सुने हुए, अभी आप पढ़ोगे फिर भूलोगे, फिर लास्ट में उसको लगेगा ब्रेक, तो एकदम लगेगा कि हाँ आप सही होगी। तो 44 नंबर में क्या करता है उसको हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। 44वां नंबर जो तुम देख रहे हो 4 और 4 दोनों 4 है, और इसीलिए आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब दोनों 4 है तो यह समान नागरिक संहिता की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे को पूछा जाएगा। अभी 3 तलाक और कई चीजों के मुद्दे पे इस पे काफी डिस्कशन हो रहा था, और इसीलिए आपको दिमाग में बैठा लेना है जब 4 और 4 बराबर लिखे तो तुम कहना कि दोनों समान है, इसीलिए समान नागरिक संहिता की बात। संहिता का मतलब नियम कानून होता है। कोई बच्चे को लग रहा होगा कि सर समान नागरिक संहिता क्या है, तो उसको समझा दें। एक देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक समान कानून होगा, एक नियम होगा। ये हमारे अनुच्छेद 44 कहता है। लेकिन भारत में ही आप देखोगे 2 तरह से कानून बटा है। एक को कहते हैं दीवानी मामले और एक को कहते हैं फौजदारी मामले। और सामाजिक दीवानी मामले जो तुम देखते हो, सामाजिक मामले, उसके लिए अलग अलग कानून है। ये हो सकता है कि मुस्लिम में 3 तलाक बोले तो तलाक हो गया, हिंदू में वैसा नहीं हो रहा है। कारण दोनों भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, फिर भी उनके लिए समान नागरिक संहिता नहीं है। और इसीलिए इस पे बहुत बहस चला कि एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, एक कानून से तुमको भारत में चलना होगा अगर तुम भारतीय हो तो हमारे संविधान निर्माता चाह रहे थे उस समय भी कि एक ही कानून बनाया जाए। लेकिन कई मुस्लिम अल्पसंख्यक भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा लोग अशिक्षित है, अभी बनाएंगे तो उसका अर्थ नहीं समझेंगे, अभी चलने दीजिए जैसा है। राज्य ऐसा ध्यान करेगा, जिस समय सब शिक्षित हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, राज्य ऐसा कानून बना देगा, बहुत अच्छी बात है। और इसी दिशा में आप देख रहे हो कई बातें का कानून बन रहा है। तलाक बोलने से तलाक नहीं मिलेगा, और भी तरह तरह के कई कानून बन रहे हैं जो अलग अलग तरह की बात है, उसमें एक समान किए जाने का प्रयास होगा। अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है, 4 समान है, समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 45 कहता है कि पहले हम लोग पढ़े थे 6 से 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, लेकिन 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के भी बच्चे हैं तो इसके लिए प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी, इस तरह का जो है पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन राज्य करेगा। देखिए, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात आपसे पूछा गया, 6 से कम आयु, तो आप ध्यान रखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन है 6 वर्ष से कम आयु के भी बच्चे हैं तो राज्य पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन करेगा। ये अनुच्छेद 45 में वर्णित। और 46 फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 46 इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जैसे ही 6 वर्ष से कम आयु बच्चा बोलेंगे तो 45 और 46 में ध्यान रखना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको कमजोर वर्ग कहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी कमजोर वर्ग है, तो उसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए राज्य कार्य करेगा। 2 प्रकार की चर्चा है, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए राज्य कार्य करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 46 में वर्णन। और 47 ये बिहार के सापेक्ष और अन्य चीजों के सापेक्ष भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में वर्णित है कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, जीवन स्तर पर ध्यान देंगे, पोषाहार पर ध्यान देंगे, कैसा चीज खा रहा है उस पर ध्यान देंगे। और जीवन बर्बाद करने वाला कोई चीज है, कोई भी मादक पदार्थ है तो राज्य उसको रोक लगाएंगे।
क्योंकि जो प्रजा है, जनता है, वो आप ही की संतान है, उसको समझाइए और मादक पदार्थ पर राज्य यदि चाहे तो रोक लगा सकता है। और इसी के तहत बिहार में शराबबंदी, हम जो शराबबंदी करते हैं, गांजा बेचना रोक, अफीम बेचना रोक, ये सभी का कानून हमारा संविधान अनुच्छेद 47 प्रदान करता है। और 47 अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य है वो जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में, पोषाहार को बढ़ाने में, इन सभी चीजों में मदद करेगा। और मादक पदार्थ जैसे शराबबंदी, ये सब जो देख रहे हो, इन चीजों के रोक लगाने के लिए भी कानून बना सकता है। बिल्कुल अशोक का जो आप देख रहे हो, जिसमें उसने बाबू अभिलेख में कहा सारी प्रजा हमारी संतान है, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचेंगे, वही चीज नीति निदेशक तत्व भी कह रहा है कि सब कोई संतान है, उसी के जैसा काम करना। तो एक बार फिर से सुन ले, 44(4)(4) बराबर समान नागरिक संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन राज्य करेगा। 46 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए राज्य कार्य करेगा। और 47 ये राज्य का समझिए मूल कर्तव्य है, नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने, पोषाहार को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। और कोई भी चीज जो जीवन के लिए घातक है, मादक पदार्थ, शराब के लिए, गांजा, अफीम के लिए रोकने का भी कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 47 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग का अंतिम पेज एक बार सुनेंगे। अनुच्छेद 48 में 48A भी है, तब हम लोग 49, 50 और 51 सुन लेंगे, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके कंप्लीट हो जाए। ये सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि कई बार आपको पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल नहीं है। अनुच्छेद करके बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, अनुच्छेद में जिसमें स्टाफ लगाने 2 दिन याद करोगे हो जाए, लेकिन एक बार मन से सुने रहोगे ना तो तुम्हें पकड़ में आएगा कि हाँ नीति निदेशक तत्व में सुने थे और ठीक लगा दो। अनुच्छेद 48 में 4×8 में दोनों चीज है, कृषि भी है और पशुपालन भी है। राज्य ऐसे नियम बनाएंगे जिससे राज्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिले। खास करके 48 में चर्चा किया गया है कि गाय को संरक्षित राज्य करेगा और वो मांस जिसको बीफ कहते हैं उसके बिक्री पर रोक लगाए। देखो एक बार का क्वेश्चन देखिए दिया एसएससी में, गाय के मांस के रोक की चर्चा चॉइस से संविधान में है भी नहीं है, ऐसा करके स्टेप किया। लड़के सोचे कि तब इसमें क्या मारे, गाय के बढ़ाने के लिए गोवर्धन की चर्चा हमारे अनुच्छेद 48 में। राज्य चाहे तो ऐसा कानून को बना सकता है, ये कानून उसको शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 में ध्यान रखना 4×8 में कृषि पशुपालन दोनों के बढ़ने की बात है। गोवंश के वर्धन की भी चर्चा हमारे अनुच्छेद 48 में होता है। और 48 जनरली पूछा हुआ कम है, 48A सबसे ज्यादा पूछता है। इसमें जो लाइन बोलेंगे ये आपको एकदम ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 40 और 48A। 48A को बाद में, चूंकि A भी है तो समझना बाद में है, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य पर्यावरण और वन का संरक्षण हेतु कदम उठाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और वन के संरक्षण का प्रबंधन करेगा। ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। कई बार तुमको दे देगा कौन शामिल नहीं है, और उस समय ध्यान रखना कि 48A में ये शामिल है कि राज्य पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। और जब हम अनुच्छेद 49 पे चलते हैं तो सेम इसी प्रकार का है, पर्यावरण और वन संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है कि यदि कोई स्मारक है, यदि कोई प्राचीन स्मारक है, यदि देश में कोई राष्ट्रीय महत्व का चीज है, कोई वस्तु है, तो उसको राज्य संरक्षित करने का काम करेगा। शुरुआत में संविधान निर्माता पर्यावरण की बात तो नहीं सोचे थे, ये बाद में 76 में 48 में जुटा, लेकिन उस समय दिए स्मारक या राष्ट्रीय महत्व का कोई स्थान है या वस्तु है तो राज्य उसको संरक्षित करने का उपाय करेगा, कानून बनाएगा। और अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य हमेशा ऐसा कानून बनाएगा जिससे कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका दोनों अलग रहे। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के दोनों के सिस्टम को अलग रखेगा, इनमें टकराव को रोकेगा। मतलब जैसे राज्य मान लो बीपीएससी एग्जाम लेता है और एसडीओ बहाल करता है, तो ये सब डिविजनल ऑफिसर है, और सब डिविजनल ऑफिसर है तो ये ऑफिसर एक कार्यपालिका का ऑफिसर हो गया। तो इससे तुम कार्य करवाओ, जो विधायिका नियम बनाए वो कार्य करवाओ। लेकिन राज्यों में ऐसा होता है कि इसको कार्यपालिका होते हुए भी इसको एसडीएम का पावर दिया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और ये मजिस्ट्रेट है का मतलब न्यायपालिका का भी पावर इसी में आ गया। ये देखो टकराव की बात हो गई, जो ऑफिसर है उसको मजिस्ट्रेट पावर मत दो, मजिस्ट्रेट का पावर न्यायपालिका के पास रहने दो, ऑफिसर बनाओ तो उसको कार्यपालिका का पावर दो। जो तुम देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट शब्द का मतलब है वो न्यायपालिका है, और उसको तुम कार्यपालिका का भी पावर दोगे तो टकराव हो सकता है। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए राज्य ऐसा प्रबंधन करो। ये चीज मुख्य रूप से अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया। और लास्ट वन अनुच्छेद 51 एक काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 से ही भारत के विदेश नीति का यहाँ पर प्रारूप है, भारत को कैसा विदेश नीति रखना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति, विश्व शांति को बढ़ावा देने वाला कार्य करेगा।
यानी राज्य ऐसा कार्य करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित हो। राज्य ऐसा काम करेगा। क्वेश्चन आएगा कि बताओ भारत के विदेश नीति का आधार क्या है? तो हमारा अनुच्छेद 51 ये भारत के विदेश नीति का आधार है। तो ये हम लोग अभी सुने अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व। इससे मुख्य रूप से क्वेश्चन आयरलैंड और बाकी जो स्टार लगाए उनसे होगा। एक बार जो तुम सुन लिए हो बस यही चीज से धीरे धीरे क्वेश्चन बने। अब अगले दिन भाग 4 में ही 4 को मौलिक कर्तव्य की चर्चा होगी, तब क्वेश्चन राउंड चलेगा। यहां तक में बंधन आपका मजबूत बन जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। नीति निदेशक तत्व डीपीएस भी खत्म हो गया। मौलिक कर्तव्य हम लोग अगले क्लास में करेंगे और तब फिर आराम है। फिर धीरे धीरे हम राष्ट्रपति और आगे का सिस्टम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए बहुत धन्यवाद सबको। बिल्कुल सूरज जी सही बताया। गोवा सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया था। बिल्कुल सही है। देखिए 40 अनुच्छेद ग्रुप डी में आया था। बिल्कुल जिसमें स्टार लगाएंगे अनुच्छेद आ सकता है, प्राय नहीं आता है। पुराने हम आपके मैसेज नहीं देख पा रहे थे सबका, इसलिए उसको हम देख लें। मनीष जी विनती है राइट टाइम। अरे राइट टाइम वही है मनीष जी, नया जुड़े होंगे। इसका मतलब हम जितना बजे लिखते हैं उसमें 15 से 20 मिनट जोड़ दीजिए, वो मेरा राइट टाइम है। वहीं पे आइए। पहले से क्यों आगे परेशान रहते हैं बिना मतलब? उसको बिना मतलब परेशान करते हैं। अगर हम मान लेते हैं आपको क्लास 12 बजे दिए, किसी दिन 12 बजे नहीं शुरू होगा। हर दिन 12 बज के 15 से